सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में पारित उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को बनाए रखा है। इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में मदरसे चलते रहे। इससे पहले हाई कोर्ट ने यूपी के मदरसों में पढ़ रहे सभी बच्चों का दाखिला सामान्य स्कूलों में कराने का आदेश दिया था। इससे यूपी के करीब 25,000 मदरसों पर बंद होने की कगार पर पहुंच गए थे। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मीडिया ने उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के लिए क्यों बड़ा झटका बताया, जो समझ में अभी तक नहीं आया। लेकिन आज अपनी इस स्पेशल स्टोरी में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी आखिर ऐसा क्यों हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जब सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री काल में पारित उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को बनाए रखा, इसका एक बड़ा असर देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में मदरसे चलते रहे। इससे पहले हाई कोर्ट ने यूपी के मदरसों में पढ़ रहे सभी बच्चों का दाखिला सामान्य स्कूलों में कराने का आदेश दिया था। इससे यूपी के करीब 25,000 मदरसों पर बंद होने का खतरा मंडराने लगा था। अब इससे एक बात तो सबसे ज्यादा देखने को मिली कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए एक बड़ा झटका देखा जाने लगा। दरअसल मदरसा एक्ट के खिलाफ खुद कुछ मुस्लिम संगठन ही थे, इसमें योगी सरकार का हाथ नहीं था। और इससे भी बढ़कर बात यह है कि इस फैसले का स्वागत योगी सरकार के 2 मंत्रियों ने तुरंत करके सरकार की मंशा स्पष्ट कर दी थी। यूपी मदरसा एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले का हम सम्मान करते हैं। योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है उसके अनुरूप न्यायालय ने जो भी दिशा निर्देश दिए हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसका पालन करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए मदरसा शिक्षा के माध्यम से जो मुस्लिम नौजवान हैं उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, इस नियत से काम किया। पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को जिस तरह पलटा है, उसे जानने के पहले ये बात भी सोचना चाहिए कि इस एक्ट पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट के तर्क क्या थे। दूसरा, अगर उन तर्कों में जरा भी दम है तो क्या योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका नहीं दायर करनी चाहिए? 17 लाख बच्चों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए आधुनिक शिक्षा? इस एक्ट के खिलाफ पहली बार 2012 में दारुल उलूम वासिया नाम के मदरसे के मैनेजर सिराजुल हक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसके बाद 2014 में लखनऊ के माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज, 2019 में लखनऊ के मोहम्मद जावेद ने याचिका दाखिल की थी। वहीं 2020 में रैजुल मुस्तफ़ा ने 2 याचिकाएं दाखिल की और 2023 में अंशुमान सिंह राठौर ने भी याचिका दायर की थी। इस तरह ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि मदरसा एक्ट के खिलाफ खुद मुसलमानों ने अलग जगाने का प्रयास किया। वैसे ये मुस्लिम संगठन चाहे जिस भी कारण से इस एक्ट के खिलाफ कोर्ट की शरण लिए हो, पर इस पर फैसला करते हुए हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया था वो नैतिक रूप से कहीं से भी गलत नहीं माना जा सकता है। हाई कोर्ट ने कहा था कि मदरसे में भी पढ़ रहे 17 लाख बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार के स्कूलों में दाखिला दिया जाए। हाई कोर्ट के इस फैसले से कोई अगर इत्तेफाक नहीं रखता तो ये केवल उसके समझ का फेर ही हो सकता है। आज के माहौल में मदरसे में शिक्षा ग्रहण करके क्या ये बच्चे अपना करियर संवार सकते हैं? नौकरी तो दूर की बात, ये बच्चे धार्मिक शिक्षा के बल पर आज के आधुनिक समाज के साथ तालमेल भी नहीं बना सकते। कल को जब ये बच्चे समाज में अपने को अलग थलग महसूस करेंगे तो जाहिर है कि बुरे लोगों के शिकंजों में फंसने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं होंगी। ऐसे ही बच्चे अपनी उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और बंदूक को अपना अंतिम हथियार बना लेंगे।
धर्मनिरपेक्षता का ये कैसा रूप? 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एजुकेशन एक्ट को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी और जस्टिस विवेक चौधरी ने इस फैसले के 3 मुख्य आधार बताए थे। उसमें सबसे प्रमुख तर्क ये था कि ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है बिना किसी भेदभाव या धर्म विशेष का पक्ष लिए सरकार सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति सामान्य व्यवहार करेगी। हाई कोर्ट का कहना था कि मदरसों की हर क्लास में इस्लाम की पढ़ाई कराना जरूरी है। मॉडर्न सब्जेक्ट या तो नहीं है या फिर ऑप्शनल है। ऐसे में सरकार का कर्तव्य है कि वे धर्मनिरपेक्ष शिक्षा मुहैया कराए और धर्म के आधार पर शिक्षा देकर भेदभाव ना करे। हाई कोर्ट का कहना था कि जब सभी धर्मों के बच्चों को हर सब्जेक्ट में मॉडर्न एजुकेशन मिल रही है तो धर्म विशेष के बच्चों को मदरसे की शिक्षा तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल 16 से 17 लाख बच्चों को एक विशेष धर्म की शिक्षा मिलना कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। जब तक मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा मिलती रहेगी, हिंदू धर्म के ठेकेदार लोग इस विशेष व्यवस्था के नाम पर मुस्लिम धर्म के खिलाफ लोगों को बरगलाते रहेंगे। कल्पना करिए कि अगर हिंदू धर्म के ठेकेदार लोग भी इस तरह की शिक्षा की बात करने लगे तो देश की युवा पीढ़ी का क्या हाल होगा? क्या हम दुनिया के देशों से कैसे मुकाबला कर पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के सुधारों का स्वागत होना चाहिए, पर क्या ये संभव है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि सरकार मदरसों के प्रबंधन में दखल नहीं दे सकती, लेकिन मदरसों में क्या पढ़ाया जाए, शिक्षा का स्तर बेहतर कैसे हो, मदरसों में बच्चों को अच्छी सुविधाएं कैसे मिले, इन विषयों पर सरकार नियम बना सकती है। पर सवाल ये है कि जब सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधाएं नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं, कई जगहों पर एक शिक्षा मित्र के भरोसे सैकड़ों बच्चे पल बढ़ रहे हैं, तो कहां से इन मदरसों की देखभाल हो सकेगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि मदरसों में जो गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं उन्हें इस्लामिक साहित्य पढ़ने और इस्लामिक रीति रिवाजों का पालन करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। पर क्या ये संभव हो सकेगा कि एक मदरसे में 2 या 4 स्टूडेंट्स के लिए अलग से ऐसी व्यवस्था हो सके? चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि मदरसों को मान्यता देने और उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए राज्य सरकार अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा की शर्तें रख सकती है। राज्य सरकार मदरसों के कोर्स, शिक्षकों की योग्यता के स्तर और डिग्री के मानदंड तय कर सकती है। पर सवाल यही उठता है कि सरकार के भरोसे सरकारी स्कूलों में तो ये सब हो नहीं पा रहा है। मदरसे की देखभाल कहां से कर सकेगी सरकार? क्या है उत्तर प्रदेश का मदरसा एक्ट? 2004 में मदरसा शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 लागू किया गया था। इसमें अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक अध्ययन, तिब्बत और अन्य निर्देशित शाखाओं में शिक्षा देना शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश में हजारों मदरसे हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही मदरसों को मदरसा एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद के अनुसार यूपी में 16,500 मान्यता प्राप्त, 560 अनुदानित जिन्हें सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है और 8500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जहां 2 लाख से ज्यादा छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अनुदानित मदरसों का बजट 900 करोड़ रुपए है। मदरसा शिक्षा बोर्ड स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियां प्रदान करता है, जिन्हें क्रमशः कामिल और फाजिल के नाम से जाना जाता है। बोर्ड द्वारा जारी किए गए डिप्लोमा को कारी कहा जाता है और ये प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक सम्मान भी देता है। बोर्ड मुंशी और मौलवी यानी कि कक्षा 10 और आलिम यानी कि कक्षा 12 जैसे पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएं आयोजित करने की भी काम करते हैं। मदरसा शिक्षा बोर्ड तहतानिया, फौकनिया, मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल जैसे पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री भी तय करता है।
मदरसा एक्ट पर राजनीति क्या है? इस मामले पर राजनीति भी गरमा रही है और कई राजनीतिक पार्टियों के बयान भी सामने आए हैं। जहां भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इस फैसले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। भाजपा नेता मोहसिन रजा ने कहा कि अगर किसी ने मदरसों का आधुनिकीकरण किया है तो वो योगी आदित्यनाथ है। पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। वहीं सपा प्रवक्ता अमीक जामई ने कहा कि देश भर में लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ये सरकार ना तो मदरसा चलाना चाहती है और ना ही सरकारी शिक्षा लागू करना चाहती है। यह सरकार इस देश में ऐसी स्कूल खोलना चाहती है जहां तक तबके के बच्चे पढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि संविधान अल्पसंख्यकों को अपने मदरसे और विश्वविद्यालय जैसे संस्थान बनाने और उन्हें अपनी इच्छानुसार चलाने की अनुमति भी देता है। यह संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से है। इसके बावजूद अगर कोई अदालत या सरकार ऐसा फैसला देती है तो संविधान के खिलाफ है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।